हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नैन्सी, दरवाजा मत खोलना। कोई भी हो इस वक्त घर के अंदर नहीं आना चाहिए। ओ स्टॉप इट राहुल, तुम भी ना क्या बकवास करते हो। बाहर कौन है वो तो देखने दो। तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस्या की रात है, ऊपर से तेज बारिश, ग्रहण का योग है। बुरी आत्माएं अपने प्रबल प्रभाव में रहती हैं। हो सकता है कोई बुरी आत्मा अपने शिकार की तलाश में दरवाजा खटखटा रही हो। राहुल और नैन्सी दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। वहीं उन दोनों की अच्छी दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों हॉस्टल छोड़कर एक मकान शेयर करके रहने लगे। नैन्सी, मेड का फोन आया था, आज वो नहीं आने वाली है। मेरा कॉलेज में जरूरी लेक्चर है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लंच का देख लेना क्या बनाना है। जिस दिन मेड नहीं आती उसी दिन कॉलेज में तुम्हारा इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। मगर अब तुम्हारी बहानेबाजी और नहीं चलेगी। ये पकड़ो झाड़ू और डस्टर, फटाफट डस्टिंग करके घर की सफाई कर दो। मैं हम दोनों के लिए लंच बनाती हूँ। नैन्सी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, आज मुझे जाने दो, शाम को आकर घर की डस्टिंग कर दूंगा। वैसे तो मैं हम दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता, मगर आज मंगलवार है, तुझे पता है ना, मंगलवार को मैं नॉनवेज और प्याज नहीं खाता और बाहर नॉनवेज के अलावा कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। आज तो देख लेना प्लीज। कहते हुए राहुल घर से बाहर चला गया। नॉनवेज नहीं खाना है तो खाना खुद बना लो। मंगलवार और शनिवार मैं तो नॉनवेज को छोड़ नहीं सकती। मैं तो आज नॉनवेज ही बनाऊंगी। कहते हुए नैन्सी कच्चे गोश्त के टुकड़े को सूंघने लगी। कच्चे गोश्त की खुशबू सूंघकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ये खुशबू तो मुझे दीवाना कर देती है। कैसे लोग नॉनवेज नहीं खा सकते। राहुल कॉलेज के बाद मंदिर गया तो पुजारी जी उसे देखकर खुश हो गए और बोले, बेटा, आज के जमाने में मैंने तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा। कितनी भी बारिश या धूप क्यों ना हो, तुम हर मंगलवार मंदिर जरूर आते हो। दादी कहा करती थी कि जीवन में कोई नियम हो तो जीवन में अनुशासन आता है। हम लोग रोज का तो कोई नियम नहीं ले सकते, इसलिए मंगलवार को मंदिर जाने का नियम ले लिया। सच बताऊं तो मंदिर आकर दिल को सुकून मिलता है। बेटा, भगवान के पास आकर तो हर एक को सुकून मिलता है। वैसे बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यदि तुम बुरा ना मानो तो बोलूं? हाँ बाबा, बोलिए, क्या बात है। आपकी किसी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगा। बेटा, आज के जमाने में कोई बुरी शक्ति को नहीं मानता। भूत प्रेत की बातें लोगों को हंसी मजाक लगती है, मगर एक बात समझ लो, यदि भगवान है तो शैतान भी है। कभी भी तुम्हारा किसी बुरी शक्ति से सामना हो तो एक बार हनुमान जी को जरूर याद कर लेना। तुम्हारे सारे संकटों को दूर करने की ताकत हनुमान जी में है। बचपन में दादी से कई बार भूत प्रेत के किस्से कहानियां सुने हैं। दादी भी यही कहती थी कि यदि भगवान है तो शैतान भी है। अब मैं कभी संकट में संकट मोचन को नहीं बोलूंगा। राम राम, चलता हूँ बाबा जी। राम राम बेटा, भगवान भला करे। राहुल जब घर आया तो उसने देखा कि नैन्सी ने नॉनवेज बनाया था। नॉनवेज देखकर राहुल गुस्सा होते हुए बोला, क्या यार नैन्सी, तुम एक दिन भी बिना नॉनवेज खाए नहीं रह सकती। हाँ, तुम्हें पता है ना, मंगलवार और शनिवार को किचन में नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। राहुल, जरा आराम से। इस तरह किससे बातें कर रहे हो? मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हारी ऊंची आवाज में बात सुनूंगी। हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। आइंदा मुझसे बात करने के पहले अपनी आवाज नीचे रखना, और इतनी प्रॉब्लम है तो खुद अपना खाना बना लेना। राहुल गुस्से में अपने लिए खिचड़ी बनाकर खा लेता है। अगले मंगलवार को जब वो मंदिर जाता है तो पुजारी जी उससे उसके हालचाल पूछते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, आज पता है एक खास रात्रि है। मंगलवार के दिन अमावस्या और उस पर ग्रहण, यानी कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। आज अपना विशेष ध्यान रखना बेटा। बाबा, आप मुझे विशेष ध्यान रखने को क्यों कह रहे हैं? बेटा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें बुरी शक्तियों से बचकर रहना चाहिए। आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, संभल कर रहना बेटा। हो सकता है आज ये शक्तियाँ तुम्हारे साथ कोई छल करे। ग्रहण के सूतक का टाइम हो रहा है, मंदिर बंद करना है। राम जी भला करे बेटा। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले गए। वहीं पर एक और पंडित जी खड़े थे। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, आपने इस बच्चे को इस तरह क्यों सचेत किया पंडित जी? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस बच्चे के आसपास कोई बुरी शक्ति है जिसे ये पहचान नहीं पा रहा है।
इसे कुछ दिनों के बाद विश्वास में लेकर उस बुरी शक्ति का पता लगाना ही होगा। तब तक भगवान इसका भला करे। पुजारी जी की बातें सुनने के बाद राहुल के मन में एक डर सा बैठ गया। वो सोचने लगा, पुजारी जी ने कहा है तो बस आज की बात है। आज पूरा दिन घर पर ही रहूंगा, किसी से ना तो मिलूंगा ना किसी को घर में आने दूंगा, फिर कैसे छल होगा। घर आकर राहुल ने देखा कि नैन्सी गाने सुन रही थी और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सब लोग मूवी जाने का प्लान बना रहे हैं, हम लोग भी चलें? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, वैसे भी आज मेरा मूड ठीक नहीं है। कहते हुए उसने गाने बंद करके हनुमान चालीसा लगा दी। ये देखकर नैन्सी गुस्से में बोली, मूड तुम्हारा ठीक नहीं है तो मेरा क्यों खराब कर रहे हो? अच्छे भले गाने सुन रही थी, ये भजन लगा दिया। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एक तुम ही हो जो भजन सुनकर अपना दिमाग खराब करती हो। जाओ, तुम्हें जो समझ में आए करो, मुझे अकेला छोड़ दो। कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। राहुल के जाने के बाद नैन्सी ने और जोर से गाने बजाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो राहुल चौकन्ना हो गया। वो अपने कमरे से ही बोला, नैन्सी, दरवाजा मत खोलना, कोई भी हो इस वक्त घर के अंदर नहीं आना चाहिए। ओ स्टॉप इट राहुल, तुम भी ना क्या बकवास करते हो। बाहर कौन है वो तो देखने दो। तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस्या की रात है, ऊपर से तेज बारिश, ग्रहण का योग है। बुरी आत्माएं अपने प्रबल प्रभाव में रहती हैं। हो सकता है कोई बुरी आत्मा अपने शिकार की तलाश में दरवाजा खटखटा रही हो। कहते हुए राहुल अपने कमरे से बाहर आ गया। क्या बकवास कर रहे हो? अमावस्या, ग्रहण, बुरी आत्माएं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज से पहले तो तुम्हें कभी इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। दोनों बातें कर रहे थे कि दोबारा घंटी बजी। नैन्सी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी तो राहुल ने उसे रोक लिया, मगर नैन्सी राहुल को धक्का देकर दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही नैन्सी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उसी की हम उम्र एक लड़की खड़ी थी। उसने नैन्सी की ओर देखकर कहा, थैंक्स, आपने दरवाजा खोला। मैंने एक दो घरों में ट्राई किया मगर पता नहीं क्यों किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आज अमावस्या है और वे लोग समझदार हैं, हमारी नैन्सी की तरह बेवकूफ नहीं कि खुद अपने लिए आई हुई आफत के लिए दरवाजा खोल दे। व्हाट? तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। कोई मदद चाहिए? हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। क्या मैं फोन करके अपने घर वालों को इत्तला कर सकती हूँ? नैन्सी ने उसकी ओर देखा। उसके सर और हाथ से खून निकल रहा था। तुम्हें तो चोट भी लगी है, तुम्हें फर्स्ट एड की भी नीड है। अंदर आओ। नैन्सी ने उसे जैसे ही अंदर आने को कहा, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए राहुल की ओर देखने लगी। राहुल को उसकी आंखों से डर लगने लगा। नैन्सी ने उसे वॉशरूम की ओर भेजा। जैसे ही वो वॉशरूम में गई, राहुल गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? मैंने मना कर दिया था, उसके बावजूद भी तुमने उसे घर में आने दिया। व्हाट रबिश, कुछ भी बोलते हो। अच्छी खासी लड़की से डर लग रहा है तुम्हें? वह लड़की जब वॉशरूम से बाहर आई तो नैन्सी उसके लिए पानी लेकर आई और बोली, ये पानी पियो। क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हुए वो राहुल को देखकर मुस्कुराने लगी। राहुल को उसकी मुस्कुराहट जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नैन्सी उससे बातें करने लगी, मगर राहुल गुस्से में अपने कमरे में चला गया। मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मारिया नाम है मेरा। इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही थी? किसी काम से पास के शहर में गई थी, लौटते समय देर हो गई। बस कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। बारिश के कारण पैदल नहीं जा सकती थी। अभी कुछ देर में घर वाले आ जाएंगे। रिलैक्स, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। नैन्सी और मारिया दोनों बातें कर रहे थे, मगर राहुल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे बार बार पुजारी जी की सारी बातें याद आ रही थी। बस आज की रात निकल जाए, फिर मैं इस नैन्सी की बच्ची को बताता हूँ, किसी को भी घर में आने दे देती है। राहुल सोच ही रहा था कि अचानक उसे चीखने की आवाज आई। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। वह कमरे से बाहर निकला तो फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वह जोर से चिल्लाता हुआ बोला, नैन्सी, मैंने कहा था ना, किसी को भी घर में मत आने देना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा ना क्या हुआ, तुम्हें जिस बात का डर था वही हुआ। ये मारिया एक छलावा है। पुजारी जी ने कहा था छलावा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। राहुल बोले जा रहा था, तभी नैन्सी ने उसकी ओर देखा। राहुल उसका वो रूप देखकर डर गया।
मारिया का हाथ था जिसे वो चबा रही थी। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, छलावा मारिया नहीं, मैं हूँ। मारिया को तो तुम नहीं बचा पाए, तुम्हें कौन बचाएगा? नैन्सी अपने असली रूप में आ गई। उसका रूप देखकर राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसका पूरा बदन पानी पानी हो गया। नैन्सी राहुल की ओर बढ़ने लगी। नैन्सी ने राहुल को गले लगाया और कहा, हम तो इतने दिन से लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो बताओ कैसा लगा मेरा असली रूप? राहुल के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अपनी मौत को सामने देखकर उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। नैन्सी उसे सूंघते हुए बोली, मांस एक अलग ही नशा होता है। मुझे मांस सूंघकर ऐसा लगता है कि बस इसे जल्दी से खा लूं। इतना कहकर नैन्सी ने राहुल के कांधे को जोर से काटा। राहुल जोर से चिल्लाया। एक ही पल में नैन्सी ने राहुल का मांस उसके जिस्म से अलग कर दिया और मांस को खाते हुए बोली, वाह, इसे कहते हैं लजीज मांस। राहुल दर्द से करा रहा था और नैन्सी के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी कोशिश भी काम नहीं आ रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो खाना शुरू हुआ है। ऐसा कहकर नैन्सी राहुल को और कस के पकड़ने लगी। अपनी मौत अब तय है, इस ख्याल से राहुल पूरा डर गया। मगर अचानक उसके दिमाग में क्या आया, उसने नैन्सी को कस के गले लगाया। अरे वाह, लगता है शिकार खुद हलाल होना चाहता है। राहुल ने अपने होठ नैन्सी के कान के पास लाए और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सितिहु लोगु उजागर। अब पासा पलट गया। नैन्सी को हनुमान चालीसा सुनकर दर्द होने लगा। अब वो दर्द से चिल्लाने लगी और राहुल के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। मगर राहुल ने उसे और कस के पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का जाप जारी रखा। अचानक नैन्सी का पूरा शरीर जलने लगा और एक चीख के साथ नैन्सी राख बन गई। इसके बाद राहुल भी बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। कुछ महीने हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया है। मगर जब कभी उसे नैन्सी का वो रूप याद आता है तो उसकी रूह कांप जाती है। आधी रात के वक्त शहर के एक सुनसान रास्ते से होके एक लड़की जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। जिस वक्त शहर का हर एक इंसान सोया हुआ था, वहां एक लड़की को इस तरह सड़क पर चलता देख कुत्ते भी उसके तरफ भौंक रहे थे। लेकिन वह लड़की जैसे ही कुत्तों की तरफ देखती थी, वह कुत्ते डर के मारे दुबक जाते थे। आसमान में चांद ने बादलों को ढक लिया था, लेकिन उन अंधेरों से भी वह लड़की डर नहीं रही थी। जंगल से होते हुए वह लड़की एक खंडर के बाहर आकर रुकी। वहां जाते ही उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह जैसे ही खंडर के बाहर पहुंची, उसके कानों में एक आवाज गूंजी, आ गई तुम? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, अब जल्दी करो, मुझे यहाँ से आजाद करो। यह सुनकर उस लड़की के कदम अपने आप खंडर की तरफ बढ़ गए। खंडर में एक कमरा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस लड़की के छूते ही ताला टूटकर अलग हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। उस लड़की ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, वहां सैकड़ों आईने टूटने की आवाज आ गई। वह कमरा पूरी तरह से आईने से बना हुआ था। वहां तरह तरह के और अलग अलग आकार के आईने भरे हुए थे। उस लड़की ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, किसी ने जोर से ठहाके लगाए और उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वह आवाज फिर से लड़की के कानों में गूंजी, सदियों से तुम्हारा इंतजार मैं इस कैद में कर रही हूँ, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे आजाद कर दो। यह आवाज उस लड़की के कानों में गूंज रही थी और एकदम से वह चीख पड़ी, बस करो, बंद करो ये आवाज, मेरा सर फटा जा रहा है। और तभी किसी ने उसे नींद से उठाया। शिल्पा, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया तुम्हें? और शिल्पा ने अपनी आंखें खोली। वो अब तक कॉलेज के बस में ही थी और वो हैरानी से बोली, मैं बस में कैसी? और शिल्पा की फ्रेंड आरती ने कहा, अब हम कॉलेज के ट्रिप में बस से ही तो आए हैं।
वैसे भी हमें पहुंचने में अभी 2-3 घंटे का टाइम है। आरती के बाद से शिल्पा हैरान थी। शिल्पा ने सोचा, मैं बस में कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो देखा कि मैं किसी खंडर के बाहर थी, और वो मिरर वाला कमरा, मैंने कपड़े भी तो यही पहने थे, तो ये सपना कैसे हो सकता है? तभी आरती ऊंची आवाज में बोली, क्या हो गया फिर से तुझे? अरे यार, मुझे समझ नहीं आता कि तू कौन से ख्यालों में खोई होती है। और शिल्पा बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर शिल्पा अपने मन में बोली, शायद कोई सपना था, लेकिन बहुत अजीब था। इतना कहते हैं शिल्पा ने जैसे ही अपने बालों को समेटने के लिए अपना हाथ अपने चेहरे के पास लिया तो वो हैरान रह गई। उसके हाथ पर एक कटा हुआ निशान था, और ये देखकर वो चौंक पड़ी और बोली, ये कट मेरे हाथ पर कब लगा? शिल्पा की बात पर आरती की नजर भी शिल्पा के हाथ पर गई और वो घबरा कर बोली, बहुत ही गहरा कट लगा है, ये कब लगा? शिल्पा बोली, पता नहीं। फिर उसे याद आया कि वो जब आईने वाले कमरे में गई थी, वह आईना टूटकर उसके हाथ पर गिरा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सपने में उसे हाथ में चोट लगी थी, इसका इफेक्ट रियलिटी में कैसे हो सकता था? शिल्पा को एसी बस में बैठकर पसीना आ रहा था और आरती को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, इसलिए आरती ने तुरंत बोतल खोलकर उसे पानी पीने के लिए दिया। शिल्पा पानी पी रही थी कि एकदम से बस में ब्रेक लगा। अचानक बीच रास्ते में बस के रुकने से सारे स्टूडेंट परेशान हो गए थे और ड्राइवर को भी आवाज लगा रहे थे। उनके साथ आए प्रोफेसर ने जब मालूम किया तो पता चला कि बस में कोई प्रॉब्लम हो गया है। ड्राइवर कोशिश कर रहा है लेकिन बस चालू नहीं हो रही। सारे स्टूडेंट बस के नीचे उतर गए और ड्राइवर को घेर कर खड़े थे। आरती भी नीचे चली गई, लेकिन शिल्पा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अभी भी बस में बैठी हुई थी। बॉयज कैंप लगा रहे थे ताकि कुछ खाने के लिए बनाया जा सके, इसलिए प्रोफेसर ने बोला सब मिलकर जल्दी जल्दी उनकी हेल्प करें। शिल्पा चुपचाप आरती के साथ बस से उतर गई। उसने देखा कि बीच में सड़क थी और दोनों तरफ जंगल ही जंगल थे। यहाँ की सड़क और यहाँ इन जंगलों की तरफ देखकर शिल्पा का मन घबरा गया। उसे डर लगने लगा था। इतने में वहां एक बुजुर्ग आता है। उसके हाथ में खाने पीने की कुछ चीजें थी। प्रोफेसर और सारे स्टूडेंट को देखकर उस बुजुर्ग ने प्रोफेसर से पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी तो बंद नहीं पड़ी? प्रोफेसर ने कहा, जी हमारी बस खराब हो गई है, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं अगर आज रात के लिए पास में रुकने की कोई जगह हो तो। और उस बुजुर्ग ने सारे स्टूडेंट की तरफ देखा और आखिर में उसकी नजर शिल्पा पर पड़ी। शिल्पा को देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शिल्पा को उसके इस तरह मुस्कुराते देख घबराहट हो गई थी। जी यही जंगल के पास एक पुराना किला है जिसका चौकीदार मैं हूँ, वही जा रहा हूँ। आप लोग चाहे तो आज की रात वहां रुक सकते हैं। अगर जंगल में रहे तो सांप और जानवरों का भी डर है। प्रोफेसर को उन बुजुर्ग की बात अच्छी लगी। प्रोफेसर ने बोला, सब काम छोड़ दो कि चलो हम उस किले में चलते हैं। सब उस बुजुर्ग के साथ चल पड़े। शिल्पा जैसे जैसे उस किले की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे यहाँ सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था और उसे अपने सपने का ख्याल आया। सपने का ख्याल आते ही उसके कान में धीमी आवाज गूंजी, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरी तरफ बस कुछ ही कदम की दूरी पर हो। तुम जल्दी आओ और मुझे आजाद कर दो। इस आवाज को सुनकर शिल्पा ने चारों तरफ देखा और उसे इस तरह चौंकते हुए देखकर आरती ने पूछा, क्या हो गया, ऐसा क्यों देख रही है? जल्दी कर, शाम होने वाली है। इससे पहले शिल्पा कुछ बोलती, उसे देखकर उसके फ्रेंड्स हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे कि शिल्पा अब जागते हुए भी सपने देखती है। जल्दी वह बूढ़ा आदमी इन सबको लेकर किले के अंदर पहुंचा। उस किले पर नजर पड़ते ही शिल्पा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वह वही खंडर था जो शिल्पा ने अपने सपने में देखा था। ती बेहोश होने लगी। तभी उसके दोस्तों ने उसे जल्दी से पकड़ा और उसे एक जगह बिठाया और उसे पानी पिलाया। प्रोफेसर ने पूछा कि आखिर शिल्पा को क्या हुआ? आरती ने बताया, सुबह से ही इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसे आराम की जरूरत है। सब लोग शिल्पा को घेरे खड़े थे। तभी शिल्पा की नजर खंडर के ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे पर पड़ गई। उसे लगा उस कमरे के खिड़की पर कोई खड़ा है और शिल्पा की तरफ देख रहा है। शिल्पा को लगा कि शायद उसका कोई वहम था।
लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में खौफ साफ दिखने लगा था, क्योंकि उस खिड़की पर जो खड़ा था और उसे बुला रहा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद शिल्पा थी, या शायद शिल्पा की कोई हमशक्ल। आखिर क्या थी शिल्पा के सपने की हकीकत और क्या था खंडर का राज? शिल्पा का खंडर के साथ क्या कनेक्शन था और वो क्या था जो शिल्पा को बार बार अपनी तरफ बुला रहा था? रहस्यमय आईना के आगे की कहानी जानने के लिए देखिए रहस्यमय आईना पार्ट 2। पिछले कहानी में हमने देखा कि शिल्पा के सपने में जो खंडर आया था आज वो उसी खंडर के पास थी, और उसे बुलाने वाली और उसके जैसे ही दिखने वाली वो लड़की कौन थी? आइए देखते हैं। शिल्पा ने खंडर के पहली मंजिल पर अपने ही जैसे किसी को खड़ा देखा जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी और उसे अपनी तरफ बुला रही थी। यह देखकर शिल्पा की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। आरती ने शिल्पा की नजरों का पीछा किया और बोली, क्या हो गया तुझे? क्या देख रही है उस तरफ? और शिल्पा इशारा करते हुए बोली, वहां कोई है। इतना बोलते हुए शिल्पा बेहोश हो गई, और शिल्पा के बेहोश होते ही उस बूढ़े चौकीदार के होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। वो अपने मन में बोला, तो हो गई है शुरुआत। आखिर उसका यह सदियों का इंतजार खत्म हो गया, इसे यहाँ आना ही पड़ा। इतना कहकर चौकीदार ने पीछे खंडर की तरफ देखा और उसे भी खिड़की पर शिल्पा की तरह एक लड़की नजर आई जो चौकीदार को देख के मुस्कुरा रही थी। आधी रात का वक्त हो चला। उस वीरान जंगल के बीच खंडर के सामने टेंट लगाकर सारे कॉलेज के स्टूडेंट सो गए। शिल्पा जो अब तक बेहोश के नींद में सोई हुई थी, उसके कानों में एक आवाज गूंजी, उठो जल्दी, मेरे पास आओ और मुझे आजाद करो। इस आवाज के साथ शिल्पा की नींद खुल गई। शिल्पा किसी सम्मोहित इंसान की तरह उठ खड़ी हो गई और टेंट से निकलकर खंडर की तरफ बढ़ गई। बूढ़ा चौकीदार जो खंडर के गेट पर ही खड़ा था, उसने शिल्पा को देखा और जैसे ही शिल्पा अंदर गई वो भी उसके पीछे चलने लगा। शिल्पा ने जैसे ही उस खंडर के किले के भीतर अपने कदम रख दिए, खंडर का बड़ा सा दरवाजा बंद हो गया, और जैसे ही वह दरवाजा बंद हुआ उसकी आवाज से शिल्पा होश में आ गई और अपने आप को किले के अंदर पाया, जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसका दम घुट रहा था। शिल्पा समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ जाए। उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, कोई है यहाँ? लेकिन उसके पीछे से आ रहे चौकीदार ने कहा, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा, यही तुम्हारी नियति है और यही तुम्हारा अंत। इतना कहते हुए चौकीदार ने माचिस जलाई और अपने हाथों में पकड़े हुए मोमबत्ती को जलाया, जिससे वहां रोशनी हो गई। शिल्पा देख पा रही थी वह बूढ़ा चौकीदार जो शाम को इन लोगों को सामान्य इंसान लग रहा था, वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसका आधा शरीर जला हुआ था, उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफेद थी। शिल्पा उसे देखकर डर गई और चीखते हुए अंदर की तरफ भागी, और वह बूढ़ा हंसते हुए बोला, अपने मौत के नजदीक जाने की इतनी बेताबी है? शिल्पा समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ जा रही थी। बस वो भागी जा रही थी और सीढ़ियों से चढ़कर एक कमरे के बाहर पहुंच गई। शिल्पा कमरे के अंदर पहुंचते ही कमरे के भीतर से कोई जोर से दरवाजा पीट रहा था। शिल्पा ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा और वहां लगे ताले को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि यह वही दरवाजा था और वही ताला था जो उसने अपने सपने में देखा था। शिल्पा उस दरवाजे की तरफ डर के मारे देखते हुए कदम कदम पर पीछे हट रही थी। उसे अपने पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ और उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, पीछे वही बूढ़ा चौकीदार था। अब शिल्पा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ भागे। शिल्पा ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बूढ़ा चौकीदार शिल्पा के नजदीक आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, कमाल की बात है राजकुमारी वंदना, आपको कुछ भी याद नहीं है? मैंने तो सुना था कि इंसान जब अपने पूर्वजन्म से जुड़े हुए किसी स्थान को देख लेता है तो उसे वह जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। और शिल्पा बोली, कौन वंदना? मैं वंदना नहीं हूँ, शिल्पा हूँ। फिर वो बोला, पहले दरवाजा तो खोलो, फिर आपको पता चलेगा वंदना कौन है। शिल्पा बोली, नहीं, मैं कोई दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वह चौकीदार धीरे धीरे से शिल्पा की तरफ बढ़ता जा रहा था और शिल्पा पीछे खिसकती जा रही थी।
और खिसकते हुए वो दरवाजे से टकरा गई और उसने उस ताले को छू लिया। उसके छूते ही ताला टूटकर एक तरफ गिर गया और वह दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही आईनों की चकाचौंध से वो पूरा कमरा जगमगा रहा था और शिल्पा के कमरे में जाते ही वहाँ ढेर सारे आईने के एक साथ टूटने की आवाज गूंजने लगी और तभी एक आईना उसके हाथ पर लग गया और उसे गहरा घाव लगा। शिल्पा दर्द से चीख उठी। शिल्पा ने देखा कि खून की बूंदें नीचे गिरे हुए एक कांच पर टपक रही थी और देखते ही देखते उस कमरे में मौजूद तमाम आईने लाल हो गए और उन सब से धुआं निकलने लगा। यह देखते ही वह बूढ़ा खुशी से चिल्लाने लगा, मालकिन आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और शिल्पा के देखते ही देखते उसके सामने उसी की तरह एक लड़की खड़ी थी और शिल्पा की तरफ मुस्कुरा रही थी। वो बोली, आखिर सदियों बाद मेरा इंतजार पूरा हुआ और अब से सदियों तक मेरे बदले इस कैद में तुम रहोगी, जिस कैद में तुम्हारी वजह से मुझे डाला गया था मेरी प्यारी बहना। शिल्पा बड़ी मुश्किल से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा क्या लेना देना तुमसे। और वो हंसती हुई चौकीदार से बोली, बताओ इसका क्या संबंध है यहाँ से और मुझसे। चौकीदार ने शिल्पा के सर पर हाथ रखा और शिल्पा को सब कुछ किसी फिल्म की तरह दिखाने लगा। चंदना और वंदना, दो बहनें, हंसता मुस्कुराता यह महल। महाराज को अपनी दोनों बेटियों से बड़ा प्रेम था। जहाँ वंदना बहुत ही शांत और समझदार थी, वहाँ चंदना बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाली और क्रूर थी। उसके मन में किसी के लिए दया नहीं थी। चंदना बड़ी थी और इस पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी उसे ही होना चाहिए था, लेकिन महाराज ने एक निर्णय लिया और वंदना को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि वंदना में वह सारे गुण थे जो किसी भी शासक में हो सकते थे। और इस बात को चंदना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने काले जादू की मदद से वंदना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन यह बात राजा को पता चल गई और उसने चंदना के इस आईने के कमरे में उसे बंद कर दिया और वंदना को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी शुरू की। वह चाहते थे एक बार वंदना साम्राज्य की उत्तराधिकारी बन जाए, उसके बाद वह चंदना से बात करके उसे समझा बुझा लेगी। लेकिन चंदना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने काले विद्याओं का इस्तेमाल करके पूरे साम्राज्य को ही तबाह करने की कोशिश की और इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से चंदना के भीतर से पूरे तरीके से इंसानियत खत्म हो चुकी थी और वह काला जादू के वश में आ गई थी। अब महाराज के पास चंदना को कैद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चंदना को आईने के कमरे में कैद कर दिया, जहां भूखी प्यासी चंदना ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा उन्हीं आईनों में कैद हो गई। लेकिन उनके महागुरु ने यह बताया कि वंदना की वजह से चंदना की मौत हुई है, इसलिए चंदना को आजाद करने के लिए वंदना के रक्त की आवश्यकता होगी और चंदना कई कोशिश करेगी वंदना को अपनी तरफ बुलाने के लिए। और अगर कभी चंदना आजाद हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि अब तक तो वो जिंदा थी और काले जादू से तबाही मचा रही थी। लेकिन अब अगर वह जागी तो वो एक आत्मा के रूप में जागेगी, एक शैतानी आत्मा के रूप में, और वह इतनी खतरनाक होगी जिसे रोक पाना सामान्य रूप में संभव नहीं। शिल्पा को अब सारी बातें याद आ चुकी थी और वह यह समझ चुकी थी कि यह जो बूढ़ा चौकीदार है यह कोई और नहीं बल्कि चंदना का गुलाम था, जो चंदना के काले जादू में उसका बराबर सहयोगी था। वह अब तक चंदना के आदेश पर वंदना को यहाँ लाने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहा था और आखिर वह सफल हो गया। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और इसीलिए वह पूरी जान से उस कमरे से निकलकर भागी। लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी क्योंकि उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से होते हुए सीधे नीचे आ गिरी। तभी उसे अपने सामने चंदना खड़ी दिखाई दी, जिसने शिल्पा को उसके बालों से पकड़ा था। चंदना उसे घसीटते हुए किले के तहखाने की तरफ बढ़ चुकी थी और साथ ही में कह रही थी अब हमेशा के लिए उसकी कुर्बानी से वह अमर हो जाएगी और इस साम्राज्य पर तो वह शासन भी नहीं कर पाएगी, लेकिन अपनी ताकतों को बढ़ाकर अमर हो जाएगी और वह हर चीज पाएगी जो वह चाहती है। चंदना शिल्पा को लेकर किले के तहखाने में पहुंच गई। शिल्पा ने देखा वहां एक बड़ी सी पुरानी मूर्ति थी, जिसका सर बकरे का था और उसका बाकी शरीर भी अजीब लग रहा था। और वहां पर बहुत से काले जादू की सामग्री रखी हुई थी और साथ ही वहां पर रखी हुई थी एक बड़ी सी कटार। शिल्पा को समझते देर नहीं लगी
कि चंदना उसकी बलि देने वाली थी। चंदना ने शिल्पा को एक गोल के घेर में बैठा दिया और सामने बैठकर अपनी क्रिया शुरू कर दी। शिल्पा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। धीरे धीरे शिल्पा ने देखा कि उस मूर्ति की आंखें लाल हो रही थी और वहां सैकड़ों जानवरों के रोने की आवाज और चीखने की आवाज आ रही थी। कभी कभी वो आवाज गुर्राहट में बदल जा रही थी। शिल्पा को ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी आखिरी घड़ी है। तभी चंदना जोर से बोली, मेरे इतने वक्त के इंतजार का फल दो मालिक, इसकी कुर्बानी स्वीकार करो और मुझे मेरी तमाम शक्तियां दे दो। इतना कहकर चंदना शिल्पा के नजदीक आने लगी और तभी किसी ने जोर से कहा, जल्दी करो, उस मूर्ति को गिरा दो, उस मूर्ति के टूटते ही सब खत्म हो जाएगा। शिल्पा के ये सुनते ही उसने बड़ी हिम्मत की और उठकर खड़ी हो गई और भागते हुए उस मूर्ति के पीछे चली गई। उसने पूरे ताकत से उस मूर्ति को धक्का दे दिया और वह मूर्ति सीधा चंदना के ऊपर आकर गिरी और चंदना की चीख से वह पूरा तहखाना गूंज उठा। वही आवाज शिल्पा को दोबारा सुनाई दी, जल्दी करो शिल्पा, निकलो यहाँ से, यह खंडर अब राख में बदल जाएगा। शिल्पा बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगी। वह खंडर से निकल पाती उससे पहले उसके कदम थम गए और उसने पीछे पलट कर देखा और बोली, कौन है यहाँ जो मेरी मदद कर रहा है। और तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति बनने लगी जो देखते ही देखते एक आदमी में बदल गई। तभी शिल्पा के मुंह से निकल गया, पिताजी। और उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। चंदना को कैद तो कर दिया लेकिन वह खत्म नहीं हुई। उसे खत्म करने के लिए उसके काले जादू की उस मूर्ति को तोड़ना बेहद जरूरी था और यह सब तुमसे जुड़ा हुआ था। उस मूर्ति का निर्माण ही तुम्हारे विनाश के लिए बना हुआ था, इसलिए यह सब तुम्हें ही खत्म करना था। हम सबके जाने का वक्त आ गया है और अब तुम भी निकलो। शिल्पा के उस खंडर से निकलते ही वह पूरा खंडर धू धू करके जलने लगा और सदियों से चल रहे इस खंडर के रहस्य का भी अंत हुआ। भारत जो कि अपनी विभिन्न संस्कृति और भाषा के लिए दुनिया में मशहूर है, जहां आज भी भगवान मंदिर से ज्यादा दिलों में बसते हैं, वहीं यहाँ की कुछ जगहों पर बसते हैं काले राज। ऐसे राज जो आज तक ना तो कोई सुलझा पाया है और ना ही कोई सुलझा पाएगा। इसी राजों को करीब से जानने के लिए हमारी टीम भारत के मोस्ट हंटेड प्लेसेस को विजिट करेगी और आपके सामने लाएगी दफन हुए कुछ ऐसे राज जो आपका दिल दहला देंगे। आज YouTube पे मोस्ट हंटेड प्लेसेस इन इंडिया डालते ही पहला नाम आता है भानगढ़ फोर्ट का। हम दिल्ली से भानगढ़ की तरफ निकल पड़े। दिल्ली से भानगढ़ फोर्ट करीब करीब 235 किलोमीटर था। सुबह जल्दी निकलने के कारण हम रात तक राजस्थान पहुंच गए। इतना ट्रैवलिंग करके भी हम थके नहीं थे क्योंकि मन में भानगढ़ का राज जानने की दिलचस्पी थी। रात में हम एक जगह ठहरे। खाना खाकर हम बाहर आए तो कुछ लोग आग जलाकर सेक ले रहे थे। ठंड होने के कारण हमने भी आग के पास जाकर बैठने का सोचा। इसी बहाने वहां के लोगों से कुछ जानकारी तो मिले। कुछ देर आग सेकने के बाद वहां बैठे एक शख्स ने हमसे पूछा, तुम भी भानगढ़ का राज जानने यहाँ आए हो ना? मैं थोड़ा शौक हो गया। इन्हें कैसे पता कि हम भानगढ़ देखने यहाँ आए हैं? हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? अरे हमारी बचपन और जवानी इसी मिट्टी में गई है। कई लोग आते हैं इस किले का राज जानने के लिए। तो क्या उन्हें किले में जाकर राज पता चलता है? किले का तो पता नहीं, मगर शाम के बाद किले में जाकर वो खुद एक राज बन जाते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग एक रहस्यमयी हंसी हंसने लगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम तो दूसरे शहर से आए हो, मुसाफिर हो। हमारे बाप दादा की पीढ़ी और हमारी आधी उम्र निकल गई, पर भानगढ़ फोर्ट का राज अभी भी उस किले में दफन है। अच्छा, किसी भी राज के साथ साथ कोई ना कोई कहानी भी तो जुड़ी होती है। इस भानगढ़ के राज के पीछे कौन सी कहानी है? यह सुनकर उस शख्स की आंखें और गहरी हो गई। पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उसने आग में डाला और कहा, कहानी तो बहुत सारी है, मगर एक कहानी जिसने इस किले का इतिहास ही बदल दिया, वो कहानी है रानी रत्नावती की। रानी रत्नावती की? हाँ,
जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका हुस्न था। रत्ना यानी कोई हीरा। रानी का रूप भी हीरे जैसा ही था। उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दरअसल ये किला 1573 में राजा भगवंत दास ने बनाया था। उनके बाद कुछ पीढ़ियां गुजरी और फिर महल की राजकुमारी रानी रत्नावती बनी। रानी रत्नावती को सजने संवरने का बहुत शौक था। भगवान ने उसे पहले ही खूबसूरती से नवाजा था और फिर सजने संवरने के बाद तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। खास उनका श्रृंगार और सजने संवरने का ख्याल रखने के लिए 10 दासियां अलग से थी। अब ऐसी अप्सरा को देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिन्हाई नाम का जादूगर, जो अपनी काले जादू के लिए मशहूर था, वो रानी रत्नावती के प्यार में पड़ गया। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़ी राजकुमारी उसके प्यार में पड़ने नहीं वाली। इसी के चलते उसने बाजार से सबसे महंगा अतर खरीदा और उसे अपने घर लाकर उस पर काला जादू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि रानी को अतर बहुत पसंद है। अब जो भी उस अतर को सूंघेगा वो उस जादूगर के पास खींचा चला आएगा। रानी रत्नावती को खुद जाकर बाजार से खूबसूरत अतर लाने की आदत थी। इसके चलते रानी जब बाजार में अतर लेने पहुंची तब जादूगर सिन्हा उसके पास गया और रानी को अतर देकर अपने प्यार का इजहार किया। रानी को यह गुस्ताखी पसंद नहीं आई। रानी ने वो अतर एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया और वहां से चली गई। पत्थर से शीशी टकराकर सारा अत्तर उस पत्थर पर गिर गया, जिससे वहां पत्थर जादूगर सिन्हा की तरफ खींचा चला आया और पत्थर के नीचे जादूगर सिन्हा ही डूब गया। मरते मरते उसने रानी रत्नावती और भानगढ़ किले को श्राप दिया और उसने दम तोड़ दिया। बस तभी से भानगढ़ के बुरे दिन शुरू हो गए। कुछ दिन बाद दूर देश के राजा ने भानगढ़ पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और रानी रत्नावती को उसी के कक्ष में मौत के घाट उतार दिया। एक वो दिन है और आज का दिन है। रानी रत्नावती की मौजूदगी शाम के बाद वहां होती है। पूरे किले में रानी रत्नावती घूमती हुई दिखाई देती है। उनकी पायल की आवाज, कंगन की छन छन से रात में वो पूरा किला गूंज उठता है। हम दोनों सुन्न होकर सब कुछ सुन रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, अच्छा क्या आप में से कोई गया था उस किले में शाम के बाद? मेरा सवाल सुनकर वह शख्स किसी ख्याल में खो गया और अचानक बोल उठा, तुम्हारी तरह मैं भी मेरे दोस्तों के साथ उस किले में गया था। हमें भी लगा कि भूत भूत थोड़ी होते हैं। वह पूर्णिमा की रात थी। चांद की मंद रोशनी में वो किला चमक रहा था। हम जैसे ही किले के अंदर चले गए तो ऐसा लगा कि कोई हमें छूकर हमारे आर पार चला गया हो। हम थोड़ा सा डर गए, फिर एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ गए। हम किले की एक बड़ी खिड़की के पास पहुंचे जहां से पूरा गांव दिख रहा था। वो नजारा देखकर मैं वहां थम गया। मेरे दोस्त को कहीं से पायल की आवाज आने लगी और उसके बाद कंगन की खनखन सुनाई दी, जैसे कि वो आवाज उसे अपने वश में कर रही थी। वो उसी आवाज के पीछे चलता गया। यहाँ मैं गांव का नजारा देख रहा था। इतने में मेरा किसी ने हाथ पकड़ा। अरे कहाँ था तू? ये देख क्या नजारा है। धीरे धीरे उस हाथ की पकड़ और मजबूत होने लगी। पकड़ इतनी मजबूत हुई कि मेरा हाथ दर्द करने लगा। जैसे ही मैंने देखा तो वहां एक अजीब सी औरत का साया था। वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और मेरे हाथ को और जोर से दबाने लगी। मेरे हाथ पर घाव हो गया। मैंने जोर की चीख मारी और मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आँख खुली तब मैं किले के बाहर था और मेरा दोस्त मुंह पर पानी मारकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, मगर सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। उसकी कहानी सुनकर हम दोनों सुन्ना हो गए थे। तभी मेरा दोस्त मेरे कान के पास आया और कान में फुसफुसाया, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? तभी उस शख्स ने एक लकड़ी उठाई और आग में डालने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया
उसके हाथ का घाव साफ साफ दिखने लगा। हमें अपना जवाब मिल गया। सुबह हम दोनों भानगढ़ फोर्ट गए। किला वाकई में काफी सुंदर और भव्य था, पर वहां जाते ही एक नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव साफ साफ दिख रहा था। हमने उस किले को बारीकी से देखा। उसी शाम हम दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल गए, मगर जाते वक्त हमें यह तो पता चल गया था कि भानगढ़ में कुछ तो है। हमारी ये नई सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको और भी हॉन्टेड प्लेसेस हमारे साथ एक्सप्लोर करने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत दिनों के बाद एक शिकार मिला है। अब इसका खून पीकर मैं कुछ दिनों के लिए जवान रह पाऊंगी। खत्म कर दो इसे। जैसे ही रचना ने इशारा किया, उसके पास खड़े हुए उसके पति मलिक ने आरी से जिंदा इंसान के 2 टुकड़े कर दिए। इंसान मरते समय रहम की भीख मांग रहा था, मगर दोनों पति पत्नी उसे धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंचा रहे थे। रचना बहते हुए खून को अपने हाथों से बटोर कर पी रही थी। मल्लिक उसकी खुशी देखकर खुश हो रहा था। आखिर बीवी जवान रहे, ये कौन पति नहीं चाहता। ये कहाँ आए हम, यूं ही गाना गाते हुए 4 दोस्त कार में मस्ती कर रहे थे। ये चारों घर वालों से झूठ बोलकर गोवा अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहे थे। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह घर वालों से झूठ बोलकर हम लोग निकल तो गए, मगर यदि उन्हें पता चला तो बहुत नाराज होंगे। क्यों? वो तुझे गोवा देखने आएंगे या तू उन्हें बता देगी? ये लड़की भी ना, इसे तो साथ लाना ही नहीं था। खुद तो डरती है, दूसरों को भी डराती रहती है। देख बेटा, कॉलेज का आखिरी साल है, उसके बाद हम चारों अलग अलग हो जाएंगे। कौन कहाँ जॉब करेगा किसे पता। मगर जो पिछले 3 सालों से हम लोगों का अफेयर चल रहा था ना, उसे उसकी मंजिल तक तो पहुँचाना ही है। 3 दिन 3 रात गोवा में जी भर कर जिंदगी जिएंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते। सही कहा ना मैंने रौनक? और क्या मेरी जान, मैं तो बस गोवा पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर तुम मेरी बाहों में और मैं तुम्हारी। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। सेक्स के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाते हो। तो क्या तुम्हारी और रवि की तरह पुराने जमाने के हीरो हीरोइनों की तरह फूलों को मिलाकर अपने प्यार का इजहार करें? तुम लोगों की बातों में हर वक्त मुझे क्यों घसीट लेते हो यार? मैंने तो जब भी राशि के करीब आने की कोशिश करी तो ये हमेशा मुझसे दूर हो जाती है, मगर अब इसे गोवा में छोड़ूंगा नहीं। देख, किसे छोड़ना है किसे पकड़ना है ये बाद में डिसाइड करना। हाँ, सामने देखकर गाड़ी चला, मुझे और राशि को डिस्टर्ब हो रहा है। कहते हुए रौनक ने कार में ही राशि को अपनी बाहों में भर लिया और अपने हाथों से उसके शरीर को नापने लगा। रवि उन दोनों को बैक व्यू मिरर से देख रहा था। उनकी हरकतें देख रवि भी महक के पैरों पर हाथ फेर रहा था। महक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर ये मना करती तो सब लोगों के सामने फिर से बैकवर्ड साबित हो जाती। उसने रवि को रोका नहीं। अभी मुझे तुमसे एक किस चाहिए। कहते हुए उसने कार का स्टीयरिंग छोड़ महक के चेहरे को पकड़कर अपने पास लेकर आया और होठों पर किस करने लगा। उसे कार का होश ही नहीं था। उन दोनों को किस करते देख रौनक चिल्लाया, बहुत गर्मी आ रही है तुम दोनों को, अरे जरा सामने देख। रौनक की आवाज सुनकर रवि ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला, मगर देर हो चुकी थी। उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अरे यार, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ये मुसीबत आई नहीं है, उसे बुलाया गया है। तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ, मगर तुम्हें तो रोमांस के कीड़े ने काट रखा था। अब नीचे उतरकर देखो कार का क्या हाल है। मुझसे कह रहे हो? हाँ, खुद क्या कर रहे थे? मुंबई से लेकर यहाँ तक गाड़ी मैं चला रहा था और तुम मजे ले रहे थे। यदि थोड़ी देर मैंने एंजॉय करने का सोच लिया तो क्या बुरा कर लिया? हेलो गाइस, ये लड़ने का टाइम नहीं है। भगवान का शुक्र है हम चारों सुरक्षित हैं। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचो क्या करना है। चारों कार से नीचे उतरकर देखने लगे। ये कार तो बुरी तरह डैमेज हो गई है।
इसको सुधारने के लिए अब इस हाईवे पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। अरे हाईवे पर अनजान लोग गाड़ी नहीं रोकते, और जो रोक लेंगे वो हम चारों को कैसे लिफ्ट देंगे? हम लड़कियां तो आसानी से लिफ्ट लेकर चले जाएंगे, मगर तुम लोगों का क्या होगा? अरे बेकार की बातें मत करो। लड़कियों का हाईवे पर किसी से लिफ्ट लेना खतरे से खाली नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं, कहीं कुछ व्यवस्था हो जाए। चारों उस सुनसान रास्ते पर अकेले चले जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज हम हमारे घर वालों से कांटेक्ट कर लेते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। चुप कर, क्या बोलेगी? हम लोग गोवा मस्ती करने जा रहे थे, रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, हमें आकर बचा लो। घर वाले जिंदा मार देंगे। चुपचाप चल और बस ये रात गुजर जाए, सुबह कुछ सोचेंगे। सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि जंगलों में सियार के रोने की आवाजें आने लगी। दोनों लड़कियां अब डर कर लड़कों के करीब आ गई। लड़कों ने उन्हें हिम्मत दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। अरे यार, आज का दिन ही बुरा था। तुम लोगों से कहा था जल्दी निकल लेंगे, मगर तुम लोगों ने निकलने में ही कितनी देर कर दी। अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। रौनक ने इतना कहा ही था कि हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगी। मुसीबत का नाम लो और मुसीबत हाजिर। अब बारिश न शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोगों के पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है अब। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक बंगला दिखाई दिया, जिसे देखकर रवि और रौनक के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने लड़कियों से कहा, बस परेशानी सॉल्व हो गई। सामने घर है, आज रात वहीं पर बिता लेंगे। इस सुनसान से हाईवे पर जंगलों के बीच घर, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? बात तो तेरी सही है। तुम लड़कियों के साथ ना यही प्रॉब्लम है। अरे सिर्फ कुछ घंटों की बात है, रात खत्म होते ही हम लोग सुबह कार सही करके यहाँ से निकल जाएंगे। अरे हम लोग चारों साथ हैं तो कोई परेशानी नहीं है। चारों जब उस बंगले के पास पहुंचे तो दरवाजे पर दो बड़े बड़े कुत्ते मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते उस मांस के टुकड़े को ऐसे नोच रहे थे मानो बहुत दिनों से भूखे हो। अपने भोजन में खल्ली डालने पर कुत्ते उन चारों को देखकर भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज सुनकर एक शख्स बाहर आया और उन कुत्तों को खामोश रहने का इशारा किया। कुत्ते इतनी अच्छी तरह से ट्रेन थे कि उसके एक इशारे पर खामोश हो गए। कुत्तों का भौंकना रुकने से लड़कियों की जान में जान आ गई। वह शख्स उन चारों को गौर से देखने लगा और फिर बोला, इतनी रात गए आप लोग यहाँ पर कैसे? जी, हम लोग चारों कॉलेज के स्टूडेंट हैं। एक कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए मुंबई से दूर यहाँ आए थे, मगर अभी कुछ देर पहले हम लोगों का कार एक्सीडेंट हो गया है। सुबह होते ही हम लोग मैकेनिक का इंतजाम करके चले जाएंगे। तब तक यदि रात में रुकने का इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता। उस आदमी के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ सकते हैं। उसने गेट खोलकर चारों को अंदर आने का इशारा किया। कुत्ते भी उन लोगों को देखकर अब भौंक नहीं रहे थे, बल्कि उनके पैरों को चाटने लगे थे। वह शख्स उन कुत्तों को अलग करते हुए बोला, तुम लोगों को भी बहुत जल्दी रहती है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? इन लोगों को थोड़ा आराम करने दो, फिर तुम अपना स्वाद ले लेना। स्वाद ले लेना मतलब क्या कह रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं मालिक, ये कुत्ते भी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ खेलेंगे, मगर ये बेजुबान जानवर क्या समझे, अभी आपका आराम करने का समय है। उस शख्स के साथ वे चारों उस बंगले में चले गए। उस बंगले में अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो कोई चीज बुरी तरह से खराब होकर सड़ रही हो। राशि ने अपने मुंह पर रुमाल रख लिया। उसे इस तरह करते देख वो शख्स बोला, यहाँ जंगल में आसपास जंगली जानवर मरते रहते हैं ना, उनकी लाशों की बदबू है। आप लोग ऊपर के कमरे में चले जाइए, वहां पर इस तरह की कोई बदबू नहीं आएगी। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक आप लोगों के खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आप परेशान मत होइए, हम लोगों को भूख नहीं है। बस किसी तरह ये रात बीत जाए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? आप हमारे मेहमान हैं, मेहमानों की सेवा करना हमारा फर्ज है। उसके जाने के बाद रवि पलंग पर लेट गया और बोला, वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं है, कुछ खाकर आराम करते हैं, उसके बाद सुबह देखेंगे क्या किया जा सकता है। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि वो शख्स उन लोगों के लिए चाय और सैंडविच लेकर आ गया और बोला, आप लोगों के लिए अभी इतना ही कर पाया, देर रात हो गई है, नौकर भी सो रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। इतनी बड़ी हवेली में आप अकेले रहते हैं? अरे जी नहीं, 2 नौकर है और एक मेरी पत्नी। आज बहुत दिनों के बाद मेरी पत्नी चैन की नींद सोई है, इसलिए उसे जगाया नहीं।
उसके जाने के बाद उन लोगों ने फटाफट डिनर किया और सो गए। कुछ देर बाद राशि की चीखों से उसकी नींद खुली। उन्होंने जाकर देखा तो राशि के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो शख्स उसे आरी से काटने की कोशिश कर रहा था। ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मेरा नाम मल्लिक है और ये मेरी पत्नी रचना। इसे जवान लोगों का खून पीना बहुत पसंद है। उसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसको मार रहा हूँ ताकि रचना इसका खून पीकर और ज्यादा सुंदर और जवान हो जाए। क्या बकवास है? इंसानों का खून पीकर कोई कैसे जवान हो सकता है? छोड़ो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दें? मुश्किल से तो कोई शिकार हाथ आता है। मलिक, क्या देख रहे हो? काट दो इसे। मलिक जैसे ही उसे काटने के लिए आरी उठाता है, रवि उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो उसके नौकर उसे पकड़ लेते हैं। रवि खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। ये लोग तो पागल हैं, मगर तुम लोग इनका साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं? अंजाम की फिक्र नहीं है क्योंकि इतना पैसा मिलता है कि हम आराम से रहते हैं। छोड़ दो हमें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र करते तो अभी तक जिंदा नहीं रह पाते। मलिक, काट दो इसे। राशि का खून होते हुए मैं नहीं देख सकती। पहले मुझे मार दो। मरना तो तुम सबको है, कोई बात नहीं, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं। पहले तुम्हें ही मौत के घाट उतार देता हूँ। मलिक आरी लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा और उसकी गर्दन काटने की कोशिश करने लगा मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। 2-3 बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसकी गर्दन नहीं काट पाया। वो आरी गर्दन को बिना काटे ही आर पार हो रही थी तो महक जोरों से हंसने लगी और बोली, मरे हुए इंसान को क्या मारोगे तुम मलिक? हम लोग तो पहले ही मर चुके हैं, मगर मुक्ति शायद इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाना था। कहते हुए उन चारों का रूप बदल चुका था। चारों एकदम सफेद हो गए थे, सर से खून की धार बह रही थी। उन चारों का वो रूप देखकर नौकर डर कर भाग गए। राशि ने एक इशारा किया और अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी। हाईवे पर कार एक्सीडेंट में 4 कॉलेज के बच्चों की मौत और वहीं थोड़ी दूर एक कॉटेज में मकान मालकिन और मालकिन की विभत्स तरीके से हत्या। मौकाए वारदात पर कई मानव शरीर के कंकाल बरामद। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें